सुचेता के चेहरे पर आंसू भी थे और मुस्कुराहट भी। ना तो आंसू रुकते थे और ना ही सुचेता की खुशी कम होती दिखती थी। सातवें आसमान पर चलना क्या होता है, ये कोई 45 वर्ष सुचेता से पूछे। उसके मोबाइल पर बधाई संदेश लगातार आ रहे थे और उसके फ्लैट में पड़ोसियों का आना जारी था। यह बात अलग थी कि उन बहुत सी पड़ोसियों को सुचेता पहली बार देख रही थी। सुचेता अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई भी आने वाला बिना मुंह मीठा किए उस घर से ना जाने पाए, क्योंकि सुचेता के पापा कहा करते थे कि जब घर में कुछ शुभ हो तो हर आने वाले का मुंह मीठा ज़रूर करना चाहिए। शुभ तो घटा ही था। सुचेता के जीवन में सुचेता की बेटी अमाया ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। सुचेता के जीवन में इससे पहले कुछ अच्छा हुआ हो ऐसा तो याद नहीं आता है उसे, इसीलिए तो जी भर कर खुश भी नहीं हो पा रही है। उसकी खुशी में एक सहमापन है, कहीं कोई उससे उसकी खुशी छीन ना ले, इसीलिए बड़ा नाप तोल कर अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रही है। वह सुचेता का साथ और दिशा निर्देश तो था ही, पर अमाया ने अपनी कठोर मेहनत और लगन के चलते यह मुकाम हासिल किया था। शाम हो चली थी। दिन भर मीडिया के इंटरव्यू हुए थे और रिश्तेदार के फ़ोन के जवाब देते देते सुचेता को थकान होना तो लाजिम ही था। पर मोबाइल स्क्रीन पर एक लव का फ़ोन आता देख कर सुचेता की सारी थकान जाती रही। बिजली की गति से उसने फ़ोन रिसीव कर ली। बधाई हो सुचेता, अब तुम एक कुशल माली बन गई हो। अब तुम्हारी बगिया में पुष्प भी पल्लवित होने लगे हैं। एक लब की सधी और गंभीर आवाज़ थी। वह आवाज़ में प्रेम और प्रसन्नता का मिश्रण भी था। एक लब की आवाज़ सुनकर सुचेता ने आंख बंद कर ली। कुछ बोल ना सकी। उसके हाथ थरथराकर रह जाते थे। बहुत कोशिश करके सिर्फ इतना कह सकी, फूल मेरी बगिया का है, घास फूस भले ही मैं ना हटाई है, पर एक पौधे को खाद पानी और जिस पोषण की आवश्यकता होती है वह तो उसे तुमने दिया है। एक लब बहुत धीमी सी आवाज़ थी। सुचेता की कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले ही एक दूसरे को सुनते रहे। एक लब ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि वह एक आवश्यक कार्य में बेंगलोर जा रहा है, आते ही मिलने आएगा। एक लब का फ़ोन कट चुका था। सुचेता ने देखा कि अमाया अब भी कागजों में सर झुकाए कुछ कर रही है। अब तो बस कर, आजा, रात हो चली है। माँ की आवाज़ सुनकर अमाया ने अभी आ रही हूँ कहकर बात को टाल दिया और फिर अपने कागजों में व्यस्त हो गई। सुचेता बिस्तर पर लेट गई थी। उसके कानों में पड़ोसियों के स्वर गूंज रहे थे। कोई कह रहा था, इतनी काबिल लड़की का रिश्ता तो खुद लड़के वाले मांगने आएंगे। तो किसी की आवाज़ आई, अरे अब समाज बदल चुका है। टॉपर लड़की की जात मायने नहीं रखती। समाज कभी नहीं बदलता, वह तो बना रहता है। निर्दय और मौका परस्त से समाज अपने अनुसार सारे नियम गढ़ता है और अपने तरीके से ही उन्हें परिभाषित करता है आया है। और यही समाज तो अब भी था। जब सुचेता की उम्र 22 साल की थी और विश्वविद्यालय से MA कर रही थी और आगे चलकर अपने पिता की तरह एक प्रोफेसर बनना चाहती थी। सुचेता का अतीत बहुत कठोर था। वह उसे कभी नहीं याद करती थी, पर आज ना चाहते हुए भी वह अतीत की लहरों में गोते लगाने लगी थी। उस लड़के की सुचेता की मुलाकात कॉलेज कैंपस में हुई थी। एक लब शुक्ला नाम था। उसका सामान्य सा दिखने वाला एक लब फाइन आर्ट की पढ़ाई कर रहा था।
कला में उसकी गहरी रुचि थी। उसकी यही रुचि अपने को और भी तब दिखाई देती जब विश्वविद्यालय में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होना होता। स्टेज की सजावट से लेकर मुख्य द्वार तक सारी सजावट का जिम्मा एकलव्य के कंधों पर ही तो होता था और एकलव्य को तो जैसे जिम्मेदारियां ओढ़ने और उन्हें निभाने में आनंद आता था, वह बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाना, इसीलिए सभी प्रोफेसर और लड़कियां उससे बहुत पसंद करते थे। सुचिता को लेखन का शौक था और वह किताबों और समाचार पत्रों में आर्टिकल्स आदि लिखा भी करती थी। पर उसे मूर्ति में क्या अच्छा लगता है। लोगों को ना तो इसका कहीं सर है और ना ही पैर, बस लोग अपने को अलग और मॉडर्न दिखाने को कुछ भी पसंद करते हैं। कागज़ पर किसी भी तरह के फैले हुए रंग को पेंटिंग कहने लगते हैं। सुचिता ने कैंप्स के बीचों बीच एक मूर्ति को देखते हुए कहा तो पीछे खड़ा हुआ एकलव्य हंस पड़ा था और हंसकर खुद की मूर्ति कला की विशेषताएं सुचिता को बताने लगा था। सुचिता एकलव्य के हाव भाव को बड़े ही गौर से देख रही थी। कितनी लगन और सच्चाई दिख रही थी एकलव्य की बातों में, जैसे मूर्ति कला के बारे में सब कुछ उसे आज ही बता देना चाहता हो। ये पहली मुलाकात थी उन दोनों की। सुचिता भी बिना इम्प्रेस हुए नहीं रह सकी थी। एक दिन सुचिता अपने सहेलियों के साथ टैगोर लाइब्रेरी के बाहर वाले लॉन में घास पर बैठी हुई नाश्ता कर रही थी कि अचानक से वहाँ पर एकलव्य पहुँच गया और बड़ी ही बेपरवाही से सुचिता के टिफिन में से एक निवाला निकालकर खाने लगा। ये देखकर सुचिता बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि वह जाति से लोहार थी, जबकि एकलव्य ब्राह्मण था। पर एकलव्य को उसकी जाति से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वह तो सुचिता से सच्चाई प्रेम कर बैठा था और सच्चा प्रेम कभी जाति धर्म नहीं देखता। यह सब देखने और जाति के बाबत निर्णय देने के लिए समाज तो है ही। एकलव्य के ऐसी अंदाज ने सुचिता को और भी आकर्षित कर लिया था। उनकी इस पसंद को प्रेम में बदलते देर नहीं लगी और अन्य प्रेमियों की तरह एकलव्य और सुचिता को भी अपने प्रेम को विवाह में बदलने की शीघ्रता होने लगी। पर उन्हें पता था कि उनके बीच आर्थिक और जातीय मान्यता को मानने वाला रूढ़िवादी समाज का अवैध किला है, जिसे गिराना इतना आसान नहीं होगा। और इसी समाज की दुहाई एकलव्य के पिताजी ने उसे दी है और दोनों परिवार के बीच का आर्थिक अंतर भी समझाया जाती है कि लोहार सुचिता से शादी करने को मना कर दिया। एकलव्य के पिता का कपड़े का कारोबार था और एकलव्य भी अभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र न था, इसीलिए पिताजी का विरोध नहीं कर सका। अपने ही प्रेम का डैम तोड़ते हुए देखा था। एकलव्य ने सुचिता के पिताजी रिटायर हो चुके थे और जल्द से जल्द बेटी की जिम्मेदारियां से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सुचिता पर शादी करने के दबाव डाला। आज शायद सुचिता की माँ जिंदा होती तो अपने मन का दुख वह उनसे कह लेती, पर पिताजी से वह अपने प्रेम के बारे में क्या कहे। सुचिता जान चुकी थी कि वह एक लोहार परिवार से होने के नाते ब्राह्मण परिवार की बहू तो नहीं बन सकती, इसीलिए अनमने मन से ही सही पर उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। आज एकलव्य और सुचिता से ने आखिरी मुलाकात की, जिसे सबसे अधिक चाहा जाए। जब वह ही हासिल ना हो तो जीने से क्या लाभ। निराशा थी। सुचिता एकलव्य भी टूटा हुआ था, पर वह जानता था कि उसे कमज़ोर नहीं पड़ना है, नहीं तो सुचिता और भी टूट जाएगी।
इसीलिए उसने सुचिता को समझाने का प्रयास किया और उस पर भले ही इमोशंस हावी थे, पर वह भी जीवन की सच्चाई जानती तो थी ही। अंत उन दोनों में मुस्कुराकर भारी मन से विदा ली जाते समय एकलव्य ने कहा कि चूंकि उसके पिता का बिजनेस इसी शहर में है, अब जब भी वह मायके से आए तब उससे मुलाकात जरूर करें। पर सुचिता ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अब तुम मेरे हृदय की धड़कन बन चुके हो, जो हर पल तुम्हारे शरीर में रहती है, पर धड़कन से प्रत्यक्ष मिलना नहीं हो पाता। और वैसे भी मुझे भारतीय नारी की प्रतित्व धर्म का पालन भी तो करना है। अंत शादी के बाद तुमसे मिलना ठीक नहीं होगा। ये बात कठोर जरूर थी, पर सुचिता ने जानबूझकर ऐसे नाटकीय अंदाज में कही कि माहौल हल्का फुल्का हो गया। सुचिता ने एकलव्य के सामने ही उसका मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। सुचिता का विवाह हो गया। वह पिताजी को अकेला छोड़ आई। सुचिता अधीर हो रही थी, पर पिताजी के शिक्षाओं ने ही उसे धैर्य रखना सिखाया था। सुचिता के पति अचल एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे और अच्छी सैलरी के चलते अच्छा लाइफ स्टाइल था। उनका प्रकृति स्त्रियों को सहज ही हर माहौल को स्वीकारने और उसमें ढलने का संभाव देती है। शादी के 2 साल बीत गए थे, पर इन 2 सालों में सुचिता एकलव्य को भूल नहीं पाई थी। भला धड़कन को हृदय से निकाल देने पर तो जो भी बचेगा वह तो मृत ही होगा ना। सुचिता भी धीरे धीरे ससुराल में खुश रहने का प्रयास कर रही थी। अचल भी सुचिता की हर बात ध्यान रखते और समय मिलने पर ढेरों बातें करते और अचल की खुशी अपने चरम पर पहुंच गई थी। जब उसे पता चला कि सुचिता गर्भवती है, मैं पढ़ाई लिखाई करके भी सरकारी नौकरी नहीं पा सका, पर अपने होने वाले बच्चे को इस काबिल बनाऊंगा कि वह एक सरकारी नौकरी जरूर कर सके। सुचिता ने एक बेटी को जन्म दिया। अचल और उसके माता पिता ने नन्ही बेटियां का खुले मन से स्वागत किया और परिवार में ढेरों खुशियां का छा गई। जीवन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, वह तो चलता समुद्र की लहरों की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी शांत होकर तो कभी शोर मचाता हुआ। और एक ऐसा भी भयानक शोर सुचिता के जीवन में तब आया जब आंचल की रोड दुर्घटना में मौत हो गई। सुचिता के लिए इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती थी। उसके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ था और 6 साल की नन्ही बेटी की सारी जिम्मेदारियां थी। अचल की 13वीं होते ही सुचिता के सास ससुर का रंग ही बदल गया। वे सास ससुर जी अचल की जीवित रहते कितना ध्यान रखते थे सुचिता का। वे उसके जाते की कठोर और निर्मय व्यवहार करने लगे और आंचल की मौत का जिम्मेदार सुचिता और उसकी बेटी को बताने लगे। सुचिता ने जली कटी बातों को सुना और सहा भी, पर अब सास ससुर का जुल्म और बढ़ गया चला था, क्योंकि ताने सिर्फ सुचिता को ही नहीं बल्कि उसकी बेटी को भी दिए जा रहे थे और बेटी पर कोई भी आरोप सहन नहीं हुआ। सुचिता को उसने अपने पापा से बात की और अपना सामान लेकर मायके चली आई। पिताजी रिटायर हो चले थे। अंत सुचिता को 3 लोगों को खर्च उठाने के लिए सोचना था, इसीलिए उसने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। आर्टिकल्स, कहानियाँ प्रकाशित भी हुए, पर जितना पेमेंट मिलना उतना इस महंगाई के दौर में बहुत कम साबित हुआ। और फिर बेटी के पालन पोषण का बोझ। अंत सुचिता एक कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाने लगी। जब वहाँ से समय निकलता तो घर जाकर
ट्यूशन भी देती। बेटी अमाया का स्कूल में दाखिले का समय आ गया था। उसका अच्छे स्कूल में दाखिला और उस बीके पालन पोषण की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई जा रही थी। सुचेता के जीवन में भयानक लहरें तो न थी, पर उनमें एक खामोशी थी, पर एक अज्ञात भय हमेशा बना ही रहता था। और इस भय के साथ ही तो अब सुचेता को जीना था। वह भय एक दिन जीवंत रूप में फिर से सुचेता के सामने आ खड़ा होगा। यह उसने नहीं सोचा था। वह कोई और नहीं बल्कि एकलव्य ही था, जो सुचेता की सुनी मांग देखकर चकित रह गया था। बहुत कुछ कहना चाहा पर कह न सका। सुचेता का मन भी एकलव्य को देखकर पूरी तरह भीग गया था। मॉल में कितनी गहमांगाई थी, पर वे दोनों भीड़ में भी एक दूसरे से मौन संवाद कर रहे थे। और एकलव्य कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल अपने आप से ही किए जा रहा था। वह एक रोड एक्सीडेंट में गला रूद गया था। सुचेता का एकलव्य ने बेटी को पुचकारा। कुछ समझ न आता देख सुचेता मॉल से बाहर आ जाने लगी, पर नन्ही अमाया अभी और घूमना चाहती थी। शायद एकलव्य भी यही चाह रहा था कि सुचेता से कुछ और बातें कर सके, पर सुचेता बाहर की ओर निकल गई। एक विधवा के मन में किसी दूसरे पुरुष का ध्यान भी नहीं आना चाहिए। समाज की बनाई हुई इसी मान्यता के नाते अपने आप को दोषी मान रही थी सुचेता, पर उसके मन ने तो एकलव्य को कभी अलग नहीं माना था। तो फिर उसका ख्याल आने में भला क्या दोस्त। मॉल में हुई मुलाकात के ठीक 10 दिन बाद एकलव्य सुचेता के घर पहुंचा। अमाया के लिए कुछ गिफ्ट और चॉकलेट लेकर आया था। वह और सुचेता और उसके पिता के सामने ही सीधे तरीके से उसने अपनी बात रख दी। एकलव्य ने कहा था, मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी जीवन जीने को तैयार हूँ। एकलव्य ने इतना कहकर लंबी सांस ली थी, मानो कोई बोझ उतार दिया हो। उसने एक विधवा लड़की के पिता के लिए यह प्रस्ताव काफ़ी सुकून देने वाला था, पर सुचेता ने किसी भी प्रकार के रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया। उसके मुताबिक वह इतना आराम से कमा लेती है कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के सके और अपने पिता का ध्यान रख सके। एकलव्य ने सोचा था कि एक बच्चे वाली विधवा उससे शादी के लिए सहर्ष राजी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एकलव्य इस बात से आहत नहीं हुआ, बल्कि सुचेता के लिए उसके मन में प्यार और गहरा हो गया। कम से कम मेरी पुरानी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, कभी कभी बात कर लूँगा। संकुचाते हुए सुचेता से नंबर मांग लिया था। एकलव्य ने 4 दिन बाद ही सुचेता के मोबाइल पर एकलव्य का फ़ोन आया। एकलव्य ने कहा कि उसका एक दोस्त जो थिएटर में नाटकों का मंचन करते, उन्हें हमेशा ही नहीं स्क्रिप्ट्स की आवश्यकता होती है। अगर सुचेता कुछ अच्छी कहानियाँ लिख दिया करे तो उसके बदले में उसे पैसे मिल जाया करेंगे। एकलव्य का उसके जीवन में इस तरह से बहुत ज़्यादा दखल सुचेता को थोड़ा असहाय जरूर कर रहा था, पर स्क्रिप्ट लिखने में उसे कुछ बुराई नज़र नहीं आई। इसीलिए उसने हाँ कर दी और नए ढंग की कहानियाँ लिखने पर काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे आर्थिक हालत अब अच्छे हो चले थे। इस बीच एकलव्य अब अप्रत्यक्ष रूप से हर संभव मदद करने की कोशिश करता। मसलन सुचेता के मकान के निचले तल को किराए पर देने में उसको योगदान रहा था।
और अमाया की पढ़ाई संबंधी हर सहायता करता। अमाया भी एकलव्य से खूब लगाव रखती थी। अमाया अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुकी थी और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग करना चाहती थी। एकलव्य ने अपने पैसों से ही अमाया का दाखिला सब बीएस अच्छे कोचिंग स्टूडेंट में करा दिया और जब सुचिता ने फीस लेने में से मना किया तो एकलव्य ने झूठ बोल दिया कि फ़ीस की कोई बात नहीं, अपने एक दोस्त का ही कोचिंग इंटर स्टूडेंट है। एकलव्य को एक विधवा के घर आना जाना मोहल्ले वालों को अखर तो रहा था, कनाफूसी भी जारी थी, पर अब सुचिता और एकलव्य को इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि उन दोनों के बीच व्यवस्था का प्रेम अब और भी पूर्ण हो चुका है, जिसमें शारीरिक आकर्षण से ज़्यादा मन की सुंदरता को महत्व दिया जाता है। अतीत को सोचते सोचते सुचिता कब सो गई वह जान नहीं सकी। अगले दिन थोड़ी देर से जागी तो अमाया घर में नहीं थी, शायद पापा के साथ घूमने गई होगी। बुदाई थी सुचिता, मम्मा राजश्री के घर आई हूँ, कुछ ही समय में घर पहुँची हूँ, फ़ोन कर दिया था। अमाया ने घर के काम काज में व्यस्त हो गई थी। सुचिता ठीक 9 बजे कॉल बेल बजी तो सुचिता ने दरवाज़ा खोल दिया तो सामने उसके पापा एकलव्य और अमाया खड़े थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। वे तीनों अंदर अभिकार सोफे पर बैठ गए। एकलव्य के हाथ में एक मूर्ति थी। एकलव्य ने उस पर ओढ़ाया हुआ कपड़ा हटाया तो सुचिता ने देखा कि वह एक स्त्री की मूर्ति थी। लो सुचिता, इस मूर्ति में पैर भी हैं, मुंह भी हैं और चेहरे में नाक कान आँख भी हैं। सुचिता के चेहरे से मिलता जुलता चेहरा था उस मूर्ति का। सुचिता को समझते देर नहीं लगी कि यही उसी की मूर्ति है। सुंदर तो लगी होगी यह, पर अभी इस मूर्ति में एक कमी है। एकलव्य ने यह कहते हुए डब्बी से एक चुटकी सिंदूर निकालकर मूर्ति के बालों के बीच की सूनी मांग में भर दिया। सुचिता ने पलकें झुका ली। उसके चेहरे पर गुलाबी आभा थी। अमाया खुशी से तालियां बजा रही थी। सुचिता के पापा के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उड़ गए थे। कहानी पढ़ने में बहुत समय लग गया और बहुत हिचकिचाहट हुई है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। और अगर मेरे YouTube चैनल पर आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।